वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है रीट मुख्य परीक्षा के लिए यानी हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संपूर्ण अध्ययन चल रहा है। कक्षा 9 का आपको पूरा करवा दिया जा चुका है आर बी एस सी बुकों का, और अब स्टार्ट है कक्षा 10 अध्याय 1 पार्ट नंबर 2। क्योंकि आपको पता है जो कक्षा 10 के अंदर अध्याय 1 है वो बहुत लंबा चौड़ा है, तो उसको पार्टों में लेना पड़ेगा। हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इसी के हिसाब से आपको ये क्लासें मिलती रहेगी। राजस्थान का इतिहास एक परिचय पहले इस अध्याय का नाम है पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ प्राचीन जो हमारे राजस्थान में जातियां आई थी, जनपद विकसित हुए थे, उसके बाद में कैसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई, उनकी चर्चा करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें और आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें। स्टार्ट करें उससे पहले बता देता हूं, हमारी नानक क्लासेज ऐप जो है उसके ऊपर ये राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से 12 तक की पुस्तकों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है महज 100 रुपए में। इसमें आपको वीडियो भी मिल रहे हैं और इसमें आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है। एक दो पीडीएफ डाली नहीं है, वो डाली जा चुकी है, डाल दी जाएगी। तो इसमें 9 से 12 के बाद 6ठी 7वीं 8वीं की जो इनसे बचने के बाद जो महत्वपूर्ण घटना बचेगी वो भी डाली जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अभ्यास कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये टेस्ट आप जरूर दें। अगर आप टेस्ट दोगे, टेस्ट देने के बाद आप भी कंफ्यूजिंग होगी, आपने जो क्वेश्चन गलत किया होगा, ये 6 बजे आपको टेस्ट मिल जाता है, ठीक है, और 8 बजे आपको इसकी क्लास यूट्यूब पे एकदम पूरे तथ्य के साथ मिल जाती है। तो जिस विद्यार्थी ने ये नानक क्लासेज ऐप पे टेस्ट प्रक्रिया नहीं खरीदी है, ये जरूर लेने, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, आपके लिए टेस्ट जरूरी है, और ये टेस्ट आपको पता लग जाएगा जब आप एग्जाम देंगे वहां पे कितने महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो स्टार्ट करें। पहला प्रश्न, अगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, इसका संबंध किस धर्म से है? आगे मैंने कल क्या पढ़ाई थी, आपको सभ्यता पढ़ा दी। कल पहले पार्ट में सभ्यता पढ़ा दी सारी, उनको अच्छे तरीके से याद रखना, बस वही क्वेश्चन आते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं उससे आगे की कहानी। 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। अंगुत्तर निकाय ग्रंथ किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसका? बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, क्योंकि 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कभी आपसे पूछे कि 16 महाजनपदों की जानकारी जैन धर्म के किस ग्रंथ से मिलती है, तो भगवती सूत्र से। किससे? भगवती सूत्र से मिलती है। ये चीजें आपको नोट करनी है। चलें, दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र को सीवी जनपद कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बड़े खास महत्व के, अलग से आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं कि इतने इंपॉर्टेंट है। सीवी क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। आपने सुना होगा कि सीवी जो जनपद था उसकी राजधानी थी मध्यमिका। कौन सी राजधानी? मध्यमिका। और आज मध्यमिका को हम कहते हैं नगरी, और वो नगरी कहां पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। आ गया ना, चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र। एक अपनी सभ्यता हो रहा नगर, ये नगर टोंक के अंदर है। नगर कहां पे है? टोंक में। और नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में। आपको पता है राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो शहरी लिंगानुपात है वो टोंक का है, और सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली का है। यह भी प्रश्न शायद आया है वन रक्षक के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बीकानेर के आसपास का क्षेत्र जांगल प्रदेश, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र सूरसेन और मत्स्य के अंदर आता है, और जयपुर का डुंडाड़वाड़ा विराटनगर के अंदर आता है। एक एक टॉपिक अलग, एक एक लाइन से क्वेश्चन लेके आए, आगे मिल जाएंगे। 327 ईस्वी पूर्व में किस आक्रमण के कारण सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले जैसे मालव, योधे और अर्जुन राजस्थान में आकर बसे थे? नाम सुना होगा आपने। योधे क्षेत्र ये हनुमानगढ़ वाला ये क्षेत्र आता है। अर्जुनायन जातियां आई थी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर, और मालव प्रदेश जो मालव जाति है। तो आक्रमण किया था सिकंदर ने, जिसको हम कहते हैं ना सिकंदर महान, जिसने कहा था जिस साइड से सूर्य उगता है, जिस साइड से छिपता है, उस पर मेरा अधिकार होगा, खाली हाथ जाएगा। इसी सिकंदर की कहानियां हमें सुनते हैं। तो सिकंदर महान के आक्रमण के कारण 327 ईस्वी पूर्व में आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस में मिलता है? ये आपको टॉपिक मैं दे चुका हूं। कहां पे? ये आपको टॉपिक मिल चुके हैं उस नानक क्लासेज ऐप के अंदर। कल टेस्ट मिला था, आज इसकी व्याख्या चल रही है। एक क्लास हम पीछे चल रहे हैं, ध्यान रखना। तो आर्य जैन के रूप में मत्स्य जाति यानी मत्स्य जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। कहां पे? ऋग्वेद में। शायद ऐप के अंदर शतपथ ब्राह्मण इसका उत्तर लगाया होगा, तो ध्यान रखना ऋग्वेद के अंदर मिलता है। हालांकि कोष्टकी उपनिषद में भी मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में लिखते हैं, सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ऋग्वेद। तो यहां से हम एक अंदाजा लगाओ, वेद कितने? 4 वेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे नया अथर्ववेद। एक होता है सामवेद, यजुर्वेद। सामवेद संगीत की जानकारी देता है, यजुर्वेद गद्य पद शैली की जानकारी देता है। इसके अलावा पुराण कितने हैं? 18 पुराण है।
ठीक है, हम पढ़ते हैं ना 19वें पुराण की संज्ञा किसी को दी जाती है। निम्न में से किस में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? किस में मत्स्य जनपद की जानकारी नहीं मिलती है? तो देखो, मत्स्य जनपद की राजधानी महाभारत में मिलती है, कोष्टकी उपनिषद में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। यानी पॉइंट ऑफ से अगुत्तर निकाय, हालांकि अगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, लेकिन इन तीनों में तो प्रॉपर रूप से मिलती है, इसलिए कुछ एक हद तक ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हालांकि ये सारे के सारे देखो वैसे सही है, अंगुत्तर निकाय से भी मिलती है, महाभारत में मिलती है, लेकिन आरबीएससी बुक के अनुसार, हालांकि उसने लिख रखा है 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, लेकिन उसने 3 प्रॉपर से दे रखा है, इसलिए ये उत्तर होगा। बाकी इसका उत्तर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, मत्स्य जनपद के बारे में कथन बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्योंकि 16 महाजनपदों में से राजस्थान के अंदर एकमात्र महाजनपद था 16। देखो, जनपद से बड़े हुए महाजनपद। ठीक है, तो मत्स्य जनपद के बारे में आपको सही कथन बताना है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद के राजा विराट ने विराटनगर को अपनी राजधानी बनाई थी। बिल्कुल, ये जो विराट है ना, विराटनगर, जिसको हम वर्तमान में विराट कहते हैं, बाणगंगा नदी के किनारे सभ्यता भी है, तो उसको अपनी राजधानी, पहले इसको विराटनगर कहते थे। राजा विराट आए थे, उन्होंने राजधानी बनाई। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ, ये आपने सुना है, महाभारत देखी है आपने पूरी। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित कालांतर में पांडवों के राज्य का उत्तराधिकारी बना, और मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित हैं। अब आप सोचोगे सर ये अभिमन्यु और अर्जुन के प्रश्न कहाँ से आगे? बिल्कुल, आपको ज्ञान होना चाहिए, धार्मिक क्षेत्रों के ये प्रश्न पेपर में आते हैं, क्योंकि बुक में लिख रखा है। देने को क्या लगता है, मैंने कह दिया ना, एग्जामिनर कोई धार्मिक प्रवृत्ति का आया तो यहाँ से उठा के दे देगा, और जो नास्तिक हुआ तो फिर वो यहाँ तक उठाएगा नहीं। वो सब विवेक पर है, एग्जामिनर चलता क्या कर दे कुछ ही पता नहीं है, जहां से हमारी सोच खत्म होगी कई बार वहां से स्टार्ट कर लेता है। तो सारे सही है, ठीक है, ये सारे सही है। इसने प्रश्न उल्टा बना दिया, शायद सही कथन बताइए, ऊपर वाला नीचे उठाकर। अच्छा, 5-6 नंबर पॉइंट और है ये, और ध्यान रखना, ये कितने हो गए? 4 हो गए, ये 5 नंबर पॉइंट और है। मत्स्य प्रदेश का विस्तार दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक, दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों और पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक था। तो ये सारे सही है, 1 2 3 4 5। राजस्थान के किस प्रदेश में सालव जाति रहती थी, जिसके बीच अस्पष्ट सीमा को लेकर मत्स्य जनपद से संघर्ष होता रहता था? अभी 2021 का एक पेपर हुआ था, उसमें सीधा पूछा था कि राजस्थान में सालव क्षेत्र कौन सा कहलाता है। उसने कुछ ये नहीं पूछा, सीधा ही पूछा सालव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है अलवर का क्षेत्र। क्यों प्रसिद्ध है? ये बुक देखो 10वीं की आरबीएस में दे रखा है। तो सालव जाति रहती थी और सीमा विवाद को लेकर मत्स्य जनपद के साथ हमेशा संघर्ष होता रहता था। तो कहाँ की? अलवर के अंदर। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण करके उसे अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, लेकिन वह अधिक समय तक इसके अधिकार में नहीं रहा? क्योंकि आपको पता है 16 महाजनपदों में सबसे ताकतवर था मगध। कौन सा था? मगध था, जहां मौर्य वंश का राज रहा, मौर्य, गुप्त, ये मगध। ठीक है, मगध बिहार, ये याद रखना। पहले क्या किया, इस मत्स्य जनपद, किस महाजनपद ने मत्स्य जनपद पर आक्रमण किया था? तो वो था चेदी। और फिर उसके बाद में वापिस क्या हो गया, वापिस ये स्वतंत्र हो गया, और फिर संपूर्ण रूप से मगध ने इस पर अधिकार कर लिया। तो एक एक लाइन से मैंने क्वेश्चन हटा लिया, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आई। फिर देखो, मत्स्य जनपद को अंतिम रूप से किसने अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया? तो मगध ने। किसने? मगध ने। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, सीवी वेद ने राजपूतों को किसकी संतान माना है? एक तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और दूसरे सीवी वेद्य। ठीक है, इन्होंने राजपूतों को किसकी संतान माना है? देखो, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट हो गया राजपूतों की उत्पत्ति। काफी बार पेपर में आते हैं ना कि कहां से हुई, कैसे हुई, मुख्य विद्वानों के अनुसार पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि राजपूतों की संतान है। किसने? एक तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने कहा कि वैदिक आर्यों की संतान है। प्रश्न सीधा ही आएगा, किसके अनुसार राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है? तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वेद्य, इन दोनों के अनुसार। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई के अनुसार अग्निकुंड से किस जाति की उत्पत्ति नहीं मानी जाती? ये सबसे ज्यादा इस मत को माना जाता है और सबसे ज्यादा पेपर में आता है। अग्निकुंड क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज ग्रंथ के लेखक है चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई इस ग्रंथ में कहते हैं कि गुरु विशिष्ट थे। कौन थे? गुरु विशिष्ट आबू पर्वत पर यज्ञ करते थे, और वहां क्या है, आबू पर्वत पर राक्षस वगैरह आते थे, तो वो उस यज्ञ के अंदर क्या करते थे? यज्ञ का मतलब है अग्नि, अग्निकुंड हो गया अपने आप। क्योंकि जैसे पढ़ते हैं ना, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है, वही अग्निकुंड हो गए। तो वह क्या कहते हैं, राक्षस हड्डी वगैरह डाल देते थे और यज्ञ को भंग कर देते थे।
इस कारण अबू परपत गुरु विशिष्ट यज्ञ किया और उन्होंने एक 4 जातियां उत्पन्न की। एक सूत्र याद रखना, 4 जातियां, पांचों पांच, क्या पांचों पांच पढ़ते थे ना पहली दूसरे में, एक को एक, दुओ दो, तियो तीन, चौको चार, पांचों पांच, बाय पांचों पांच। पांचों पांच का मतलब प्रतिहार, चौहान, परमार, चालुक्य। ये पढ़ लेना, परमार, चौहान, परमार, चालुक्य। चालुक्यों को सोलंकी कहा जाता है। तो 4 जातियां उत्पन्न हुई। अच्छे तरीके से पढ़ना, पेपर में आता है कि चंद्र प्रदायी के अनुसार, गुरु पृथ्वीराज राजस्व के अनुसार गुरु विशिष्ट ने यज्ञ किया, यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न हुई और यज्ञ 4 जातियां उत्पन्न हुई, अग्नि से उत्पन्न हुई। तो ये परमार, चौहान, प्रतिहार और चालुक्य। तो अब देखो, चौहान भी है, चालुक्य भी है, प्रतिहार भी है, राठौड़ इसमें शामिल नहीं है। तो बहुत बार प्रश्न आया है, या तो वो ऑप्शन राठौड़ देता है या कई बार वो प्रश्न देता है गुहिल या सिंसोदिया। ये जरूर पढ़ना, बड़ा ही खास महत्व का प्रश्न है। किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है? ये कुछ नए कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बुक के अंदर दे रखे हैं तो हो सकता है सीधा ही उठा के दे दे। किस इतिहासकार ने गुहिल राजपूत, ये गुहिलों का राज, पहले तो सीधा ही पूछ ले पेपर में, गुहिलों ने राज कहाँ किया था? मेवाड़ पे किया था। गुहिलों की एक शाखाएं थी, उसमें एक रावल शाखा बड़ी प्रसिद्ध हुई जिसके शासक रावल रतन सिंह थे, और एक सिंसोदा शाखा थी जिसमें आपके राणा सांगार, कुंभार, महाराणा प्रताप, ये सारे सिंसोदिया के थे। और इनकी कुल देवी सभी की बाण माता थी। कौन सी? बाण माता। रे कुल देवता एक लिंगनी नाग जी थे। आगे प्रश्न बताऊंगा टोटल एक। तो गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से किसने बताई है? किससे? नागर ब्राह्मण से बताई है डी.आर. भंडारकर ने। किस इतिहासकार ने गुहिल जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से मानी है? डी.आर. भंडारकर। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताए? तो ये हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा। और 2015 का पटवारी का एक प्री पेपर आया था, उसमें यह भी क्वेश्चन आया था कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों को किस शिलालेख में वत्स गोत्र के ब्राह्मण बताया है? तो बिजोलिया शिलालेख। ये बिजोलिया शिलालेख बड़ा फेवरेट है, जब भी पूछे चौहानों की जानकारी कहां से, किस शिलालेख से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। इस बिजोलिया शिलालेख को 1170 में गुणभद्र ने रचा था। रचा किसने था? गुणभद्र ने। उस समय चौहान शासक कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। और इसको स्थापित करने वाला कौन था? इसको स्थापित करने वाला था जैन ऋषि लोलाक। जैन ऋषि लोलाक। इतनी चीजें बता दी। स्थापित लोलाक ने की, भाषा संस्कृत। उस समय चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता सोमेश्वर चौहान था और 1170 में गुणभद्र ने रचा। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर दशरथ शर्मा। यहां से दिमाग में रखना, शर्मा ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन सा? वत्स, वत्स गोत्र। किस इतिहासकार ने बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने का साक्ष्य माना है? ये देखो, राजपूतों को ब्राह्मणीय वंशी होने का माना है डॉक्टर भंडारकर। देखो, बिजोलिया शिलालेख में राजपूतों को ब्राह्मण वंशी होने का भी माना किसने? डॉक्टर भंडारकर ने। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेव का वंशज बताया? देखो, ये लाइनें किताबों में लिखी हुई है। अब क्या चीज है, इतिहास क्या कहानी है, लेकिन हमें पढ़ना पड़ेगा भी। किस इतिहासकार ने मेवाड़ के गुहिलोतों, गुहिलोतों मतलब गुहिल वंश के को नागर जाति के ब्राह्मण, अभी पीछे पढ़ा था अपने, नागर जाति के ब्राह्मण गुहदेव का वंशज बताया। ये और कह दिया इसने, गुहदेव का वंशज गोपीनाथ शर्मा। डॉक्टर भंडारकर तो ये कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, ये देखो कितने नंबर प्रश्न शुरुआत, ये देखो नागर ब्राह्मण, नागर ब्राह्मण पढ़ा था डॉक्टर भंडारकर। अब यहाँ क्या कह रहा है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि नागर जाति के ब्राह्मण तो थे ही थे, एक गुहदेव नाम का शासक था, उसके वंशज थे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? अब आ गया ना सीधा। कई बार तो इतिहास से इतना सरल प्रश्न उठा लेता है, अपने इतने डीपली में चले जाते हैं कई बार, और कई बार दिमाग सटक ही जाता है एग्जामिनर का। तो गुहिल वंश के शासकों ने किस क्षेत्र में राज किया था? मेवाड़। मारवाड़ में राठौड़ थे, डुंडाड़ में कछुआ वंश थे, और हड़ौती क्षेत्र में हड़ौती चौहान थे। कई बार प्रश्न पूछ लेता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, पतंगाकार विषम कोणीय बता देता हूँ। ये डुंडाड़ क्षेत्र था, यहाँ कछुआ वंश के शासकों ने राज किया, ये याद रखना। यहाँ रणथंभौर था, यहाँ रणथंभौर चौहान खास करके हमीरदेव चौहान। ये क्षेत्र था भाटी, यहाँ पे भाटी शासकों ने किया था, जैसलमेर में छात्रों में, जैसलमेर हनुमानगढ़ में। और ये क्षेत्र था बीकानेर वाला, यहाँ भी राठौड़ थे, जोधपुर के मारवाड़ के राठौड़ों की शाखा बीका वाली। और ये मारवाड़, यहाँ पे एक तो राठौड़ थे, और राठौड़ों से पहले आए थे गुर्जर प्रतिहार, ये याद रखना। ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पे परमारों का राज था, प्लस जालोर के क्षेत्र में यहाँ पे सोनगरा चौहान। कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में सोनगरा चौहान कहाँ विकसित हुए? जालोर साइड में। और ये मेवाड़ का आ गया गुहिल था, पूरा ही क्षेत्र गुहिल सिसोदिया क्षेत्र।
और इधर हाड़ौती के चौहान आ गए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। किशनगढ़ में राठौड़ आ गए, अजमेर में भी चौहान थे, ये शेखावटी क्षेत्र में शाकंभरी के चौहान और ये सारे आ गए। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। यहाँ से आता है ये करौली क्षेत्र में यादव वंश थे। तो ये पॉइंट पेपर में आते हैं कई बार। गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित माना, पॉइंट नोट कर लेना, ये पेपर में आ चुका है प्रश्न। गुहिल वंश को ईरान के शासक राव शेखा के वंशज किसने माना है? अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल, जो राजस्थान है के नागौर जिले से संबंध रखते हैं और अकबर के नवरत्न थे। गुहिल वंश की उत्पत्ति से संबंधित असत्य बताइए। गुहिल वंश मेवाड़ में था। कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। कर्नल टोड कहते हैं कि ये वल्लभी के शासकों से संबंधित है। वल्लभी गुजरात के अंदर था, वहां के शासकों से आए हैं। मोहनोत नैणसी और गोपीनाथ शर्मा ने ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। वो कहते हैं कि ब्राह्मण थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल शासन स्थापित किया गया। अब ये पॉइंट नोट कर लेना। गौरी शंकर हीराचंद के अनुसार मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहादित्य ने 566 ईस्वी में की थी। तो प्रयुक्त सभी। टोड क्या कहता है? वल्लभी के शासकों से संबंधित है। नैणसी और गोपीनाथ कहते हैं ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। गुहिल के बाद मेवाड़ के प्रतापी शासक कौन बने? देखो, गुहिल वंश का जो शासक था, यानी मेवाड़ का संस्थापक, मेवाड़ का संस्थापक गुहिल या गुहादित्य जिसको हम कह सकते हैं, यहीं से नाम पड़ा गुहिल वंश। ठीक है, कहते हैं कि एक गुफा में इनका जन्म हुआ था, वहीं से ये गुहादित्य बन गए। शिलादित्य के पुत्र थे ये। तो गुहादित्य के बाद बप्पा रावल बने। हालांकि बीच में एक दो छोटे मोटे और शासक थे, लेकिन मेन प्रतापी शासक थे बप्पा रावल। यहां से बप्पा रावल की कहानी शुरू होती है। वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे, और तो बप्पा रावल है। बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त कर अधिकार किया। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? जो बप्पा रावल थे उनको उसने क्या किया? 734 में चित्तौड़ शासक मानमोरी को परास्त किया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो ये मिलती है कहां से? राज प्रशस्ति से। ये राज प्रशस्ति कहां पे है? कल ही मैंने बताया था, राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी की पाल पर राज प्रशस्ति अंकित है। संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। ठीक है, राज प्रशस्ति से इसकी जानकारी मिलती है कि बप्पा रावल ने 734 में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। बप्पा रावल ने मेवाड़ की राजधानी किसे बनाया? देखो, उत्तर ये मत कर देना कि 734 में चित्तौड़ पर अधिकार किया तो राजधानी चित्तौड़। इसने राजधानी बनाई थी नागदा को, जहां हम कहते हैं ना सास बहू का, सशस्त्र बहू का मंदिर बना हुआ है। ये नागदा वही है। इसी नागदा के अंदर इन्होंने कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी नागदा के कैलाशपुरी में बप्पा की मृत्यु हुई थी, जहां इनकी समाधि भी बनी हुई है। अच्छा, चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाई थी? जेतर सिंह ने। आड़ को किसने बनाई थी? अल्लट ने। और दिवेर एक ठिकाना था जो महाराणा प्रताप ने अकबर से पहले 1582 में जीता था। कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकलिंग नाथ जी लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है, तो ये बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था। ये कहानी आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी कि जब छोटे होते थे बप्पा रावल तो हरित ऋषि की गायें चराते थे, और हरित ऋषि की गायें चराते थे। इतनी भक्ति भावना इनके साथ ही अच्छी सेवा करते थे। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को मेवाड़ की गद्दी प्राप्त होती है। और वहीं पर जब वो गायें चराते थे तो एक गाय एक गुफा के अंदर जाके एक शिवलिंग था, उस पर दूध चढ़ाती थी। वहीं पर एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। प्रश्न आता है कि मेवाड़ की गद्दी बप्पा रावल को किसके आशीर्वाद से मिली? हरित ऋषि। या हरित ऋषि किसके गुरु थे? या बप्पा रावल के गुरु कौन थे? हरित ऋषि। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? अब ये समस्या आ गई। अब ये जो इतिहासकार है ना, ये उलझा के बैठ गए इतिहास को। कोई कहता है कुछ भी, कोई। अब देखो, सारे सुनते जाना। गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या? कालभोज। ये प्रश्न तो आता ही है, फिक्स है कि बप्पा रावल का दूसरा नाम क्या था? कालभोज। कौन कहता है? अब ये और समझ लेना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। बाच घोष क्या है? एक प्रश्न आ गया बीच में, बाच घोष क्या है? तो बाच घोष है, ये है यहाँ पे रेड है। बाच घोष क्या है? रेड सभ्यता से प्राप्त सिक्कों की श्रृंखला है। भी रेड सभ्यता है ना, जो टोंक के अंदर सभ्यता से प्राप्त सिक्कों की श्रृंखला को बाच घोष कहते हैं। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, ठीक है, इसमें मिस प्रिंटिंग है, इसको सही करेंगे। आगे देखो, किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? बोलो बप्पा। ये तो हम तो सारे पढ़ते पागल हो गए, इतने पढ़ते पढ़ते बप्पा रावल वास्तविक संस्थापक, ये किया वो किया। अब ये एक इतिहासकार कहता है कि बप्पा कोई राजा नहीं था, सिर्फ एक खिताब था।
तो किस इतिहासकार के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था? यह श्यामल दास जी कहते हैं। नई बार टोरली वीर विनोद ग्रंथ लिखा था श्यामल दास ने। मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह के दरबारी कवि थे श्यामल दास, जिन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। कह दिया। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल, एक फ्रांसीसी सेनापति था चार्ल्स मार्टल, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से कौन करता है? इनकी तुलना कौन करता है? सीवी वैद्य कहते हैं बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टल से करते हैं। प्रश्न कई बार आ चुका है। बप्पा रावल मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा रावल कहते हैं इतना ताकतवर था, बहुत ताकतवर था, एक ही झटके में भैंसे की बलि देना और बहुत सारी चीजें इनके बारे में कही गई है। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम बताइए। स्टार लगा लेना, एक क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है। मेवाड़ के शासकों के शासनकाल के बारे में सही क्रम, और ये शाखा कौन सी है? रावल शाखा। आपको पता है शेम सिंह के बाद रण सिंह और ये इनके बाद रावल शाखा नहीं आ गई, जिसमें मुख्य शासक थे जेतर सिंह, तेज सिंह और रतन सिंह। जेतर सिंह, ये लगभग जेतर सिंह आए थे 1213 से 1253। पूरा एकदम क्लियर याद नहीं रखना, जैसे महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राज सिंह, चंद्रसेन, इनका फिक्स होता है। लेकिन कुछ शासकों का, जैसे मान लो मैंने कह दिया 1213 से 53, कई किताबों में आपको मिल जाएगा 1215 से 1255, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको क्रम सही याद रहना चाहिए, क्योंकि इनके चक्कर में आप क्रम भूल जाओगे। तो जेतर सिंह आए थे 1213 से लेकर 53 तक, तेज सिंह आए थे 1253 से लेकर 73 तक, और रतन सिंह आए थे 1273 से लेकर रतन सिंह, तेज सिंह और जेतर सिंह। अच्छा, इसमें आ गया जेतर सिंह, तेज सिंह, क्योंकि जेतर सिंह आए पहले 1213 से लेकर 53 तक, फिर तेज सिंह आए 1253 से 73 तक, फिर बीच में सामंत सिंह आ जाते हैं। अभी रतन सिंह के पिता हम पढ़ते हैं ना, सामंत सिंह आते हैं 1273 से 1301 तक, और उसके बाद में रतन सिंह आते हैं 1301 से लेकर 1303, और 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के साके का शिकार हो जाते हैं, आक्रमण का शिकार हो जाते हैं। उत्तर आ गया जेतर सिंह, तेज सिंह, रतन सिंह। क्रम याद रखना। जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच बुताला का युद्ध कब हुआ? ये बड़ा फेवरेट है, ये पहले प्रश्न नहीं आता था, अब आरबीएससी की बुक में तो प्रश्न आने लग गया। बुताला का युद्ध, जेतर सिंह मेवाड़ का शासक था, दिल्ली सुल्तान था इल्तुतमिश, इनके बीच हुआ 1227 ईस्वी में। कब? 1227। अब यहां से क्या होता है कि इस युद्ध में जेतर सिंह जीतता है। बस आपको एक याद रखना है, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अलाउद्दीन शासक था, अलाउद्दीन खिलजी, जो राजस्थान के राजपूतों को हराता था। बाकी किसी की हिम्मत नहीं की, हरा दिया। अगर हरा भी दिया तो तुरंत वापस अधिकार कर लिया उस पर। तो इल्तुतमिश ने आक्रमण तो किया, हार तो गया, लेकिन जेतर सिंह की उस समय राजधानी थी कौन सी? नागदा। उस समय नागदा थी, उस राजधानी को इसने तहस नहस कर दिया। इस कारण जेतर सिंह को राजधानी बनानी पड़ी चित्तौड़, इसलिए हम कहते हैं चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला जेतर सिंह। आक्रमण कब हुआ? 1227 में युद्ध हुआ था, कौन सा? बुताला का। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बुताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी के किस ग्रंथ में मिलती है? ये पॉइंट नोट कर लेना। बुताला के युद्ध की जानकारी जय सिंह सूरी थे के किस ग्रंथ में मिलती है? हमीर मदमर्दन। हमीर मदमर्दन। वो एक और ध्यान रखना, दो हमीर हुए, एक तो हमीर चौहान हुआ जो रणथंभौर वाला शासक था, एक हमीर सिसोदिया हुआ। हमीर सिसोदिया हुआ जिसने मेवाड़ में 1326 में सिसोदिया वंश की नींव डाली थी, जिसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं। ठीक है, इस हमीर सिसोदिया की जानकारी भी इस हमीर मदमर्दन ग्रंथ में मिलती है, ये भी ध्यान रखना। ये हमीर हट जोधराज है, हमीर महाकाव्य, नैन चंद्र सूरी, ये ग्रंथ है, ये जानकारी देते हैं इस हमीर चौहान की। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस मेवाड़ शासक दिल्ली के गुलाम वंशों के सुल्तानों के समय सबसे प्रतापी शासक माना, जिसकी वीरता की प्रशंसा करके उसके विरोधियों ने भी की? गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या कहता है कि दिल्ली सुल्तानों में जो गुलाम वंश था ना, ये गुलाम वंश 1206 में स्टार्ट हुआ था और 1290 में पूरा हो गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये रजिया सुल्तान और जो आई थी बलबन आई थी, गुलाम वंश के शासक थे। इनके समय में प्रतापी राजा कौन था? इनके समय में प्रतापी राजा था जेतर सिंह है, और इसकी प्रशंसा विरोधियों ने भी की थी, ये भी ध्यान रखना। हमीर मदमर्दन ने इल्तुतमिश को कहा, अब ये देखो ये प्रश्न क्या है, ये बुक में दे रखा है, हमीर मदमर्दन में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया है। ये पता नहीं क्या, जैसे कि क्या सेट है, क्या कुछ है, इसलिए कह रहे हैं इतिहास का कुछ नहीं है भाई। इतिहास को बस जो दे रखा है ना उसी हिसाब से पढ़ो। अगर जितना गहराई में गए तो आप पागल हो गए। या तो आप साहित्यकार बनो, बड़े कंपटीशन को छोड़कर साहित्यकार ही बनो अगर इस क्षेत्र में जाना चाहते हो तो, वरना इसको हिलाओ तक नहीं, बस जितना है ना उतना पढ़ लो। क्योंकि आपको पता हो, आपकी जानकारी के बता देता हूँ, हो सकता है आने वाले 2-3 सालों में या 5 सालों में, मैं कहता हूँ 2-3 सालों में मारवाड़ी फॉन्ट तैयार हो रहा है।
पुणे की कंपनी है वो तैयार कर रही है। और जिस दिन मारवाड़ी फॉन्ट तैयार हो गया ना, अंदाजा नहीं लगाओगे राजस्थान की हिस्ट्री कितनी होगी। और ये जो अपने पढ़ रहे हैं ना, हो सकता है ये सही है कि नहीं है, फिर वो फॉन्ट बताएगा कि महाराणा प्रताप कब था और कब नहीं था, इल्तुतमिश कब था और कब नहीं था, अमीर मदमर्दन सिसोदिया ने संस्थापक था कि नहीं था। भाई मारवा अभी तो ये ठीक है, गौरी शंकर हीराचंद ने कह दिया, कर्नल जेम्स टोड ने कह दिया, बस ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें हैं। जिस दिन ये फॉन्ट मिल गया ना मारवाड़ी, उस दिन पता लग जाएगा राजस्थान का इतिहास क्या है। हो सकता है सारा पलट जाए। इसलिए जल्दी जल्दी अच्छे तरीके से मेहनत करो, तैयारी करो, सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी प्रकार पढ़ते जाओ और सिलेक्शन पाके नक्की करो काम। बाद में इसको हिलाना तो नहीं पड़े, नहीं तो बड़ी समस्या आने वाली है। विचित्र बात है, ये बता देता हूँ। रावल शाखा का अंतिम मेवाड़ शासक कौन था? देखो, रावल शाखा का अंतिम शासक था रतन सिंह। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। पद्मिनी के पाने की लालसा और आगे क्षेत्र पर अधिकार करने के कारण ये युद्ध हुआ और इसमें रावल रतन सिंह की मृत्यु हो गई थी। पद्मिनी ने जौहर किया। गोरा और बादल वीर गति को प्राप्त हुए थे। जेतर सिंह का मेवाड़ शासक के रूप में शासनकाल, तो जेतर सिंह देखो 1213 से 1253 रहे। बप्पा रावल की भी कोई फिक्स नहीं है, ध्यान रखना। बप्पा रावल 734 से 753 और 1302 से 1303 रतन सिंह रहे थे और 1326 से 1364 हमीर सिसोदिया रहे थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा 1303 में हुआ था। अभी मैंने डिटेल बता दी। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदलकर आपको पता है खिजराबाद किया था और ये दुर्ग किसको सौंपा था? अपने पुत्र खिजर खां को। ये बात याद रखना। 1301 में रणथंभौर का शाखा हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान का प्रथम शाखा था। 1308 में जालोर दुर्ग का शाखा हुआ था, सॉरी सिवाना दुर्ग का शाखा हुआ था और 1311 में जालोर दुर्ग का शाखा हुआ था। किसका? जालोर दुर्ग का शाखा हुआ था। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ें। अगला प्रश्न देखो, आगे आएंगे चौहान वंश में आएंगे ना जब हम रणथंभौर और ये पढ़ेंगे सारे, इसलिए थोड़ी कम बता रहा हूं आपको। 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने किस ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया है, जिसके समर्थक डॉक्टर दशरथ शर्मा है। अभी हम कह रहे हैं ना कि रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। वास्तविकता सही सारी बातें ये नहीं है। ये कौन कहता है? ये पद्मावत ग्रंथ में मलिक मोहम्मद जायसी कहता है 1540 में, ठीक है। लेकिन एक कारण और होता है ना, हम जब डिटेल थोड़ा सा, मेरे पास टाइम कम है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें। सामंत सिंह इसका पिता था रावल रतन सिंह का। तो वो जब अलाउद्दीन खिलजी उलुग खां और नुसरत खां जब गुजरात अभियान पे जाते हैं ना, तो पीछे जो गुजरात अभियान पे जाते हैं तो इनको सेना को लूटा जाता है, इनको रास्ता नहीं दिया जाता। तो अलाउद्दीन खिलजी चाहता है कि रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, जालोर ये सारा क्षेत्र में जीत के जीटी रोड बना दूं। उस चक्कर में भी इसने आक्रमण किया था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर अपने आप को कहता था और दक्षिणी भारत को भी वो जीतना चाहता था, इसलिए उसको धन की आवश्यकता थी। और उस समय हमारा रिजर्व बैंक था गुजरात का सोमनाथ मंदिर, आते लुटेरे और लूट के ले जाते। लेकिन भगवान शिव की कृपा थी ये तो, कि जितना लूटते उससे दुगना होता वहां पे। तो ये कुछ और भी कारण है, लेकिन हमारे सामने इतना ही कारण आया है, ये भी ध्यान रखना। वो तभी कह रहा हूँ, जिस दिन वो मारवाड़ी फॉन्ट तैयार हो गया ना, पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के। इसलिए मेहनत, जोड़ तोड़ के मेहनत कर लो अच्छे तरीके से। ये 1-2 साल ये आपके पास बड़े शानदार। और समर्थन देखो बेचारे डॉक्टर दशरथ शर्मा जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आपकी बात मलिक मोहम्मद जायसी जी, आप ठीक कह रहे हो। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? कौन सा ग्रंथ है? पद्मावत। और इस पे फिल्म भी बनी थी, आपको पता है। गोरा व बादल का संबंध किस शाखे से है? तो चित्तौड़गढ़ का 1303 के शाखे से संबंधित है। 3 शाखे हुए थे चित्तौड़गढ़ में, 1303, फिर 1534 कर्मावती और 1567 अकबर ने आक्रमण किया। उदय सिंह शासक था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग 1303 ईस्वी के शाखे की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अभी ताजा प्रश्न आया 2022 के एक एग्जाम में, खजाइन उल फतू अमीर खुसरो का ग्रंथ है। अमीर खुसरो जिसे तोतिया हिंद कहते हैं, 9 सुल्तानों का इसने राज देखा था अमीर खुसरो। रानी पद्मिनी ने कितनी महिलाओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर किया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर, ये कब की बात है? 1303 को। रानी पद्मिनी पुत्री किसकी थी? तो श्रीलंका के राजा गंधर्व सेन की पुत्री थी और पत्नी रावल रतन सिंह की, ठीक है। तो 1600 महिलाएं, अब बुक में दे रखा है उसमें 1600 महिलाएं, तो एग्जामिनर पूछ सकता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार करके उसका प्रशासक किसे नियुक्त किया? तो चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार किया और प्रशासक खिजर खां को, और इसका नाम क्या बदल दिया? खिजराबाद कर दिया। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आता है और मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को बता देता हूं, नवंबर के लास्ट 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच हमारी रीट स्पेशल बुक आ रही है लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, जिसमें आपको आरपीएससी, अधीनस्थ बोर्ड, RSM, SSB और ये जो मैं करवा रहा हूं आपको मैटर, ये प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ऑब्जेक्टिव बुक राजस्थान जीके की
जल्द ही आपके हर एक जिले में पहुंचने वाली है। बहुत ही शानदार होगी, तहे दिल से बड़ी मेहनत करके उस बुक को मैं तैयार कर रहा हूं खुद, और जल्द आपके पास पहुंचेगी। मैं कहता हूं रीट के लिए तो वो रामबाण साबित होगी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बदले गए दुर्गों के नाम बताओ। अब अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्गों के नाम बदले थे। रणथंबोर का कुफरगढ़ किया था क्या? गलत है, सत्य बताना है, ये पढ़ना जरूरी है। चित्तौड़गढ़ का खिजराबाद, जालोर का जलालाबाद, सिवाना का खीराबाद, तीनों ही सही है। गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा है? रणथंबोर, क्योंकि रणथंबोर को अमीर खुसरो ने कहा था जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में इसको जीत लिया था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। हमेशा रणथंबोर दुर्ग की बात आए तो तीन बातें याद रखना। एक तो अबुल फजल ने कहा था कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। अमीर खुसरो ने इस दुर्ग के बारे में कहा था जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जीत लिया 1301 में कि कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। और एक अमीर खुसरो जब अलाउद्दीन खिलजी ने इसका घेरा डाला था और रसद सामग्री समाप्त हो चुकी थी और ऐसी कंडीशन आ गई थी कि अंदर एक अन्न और जल नहीं पहुंच रहा था, अमीर खुसरो ने कहा कि इस दुर्ग में ऐसी कंडीशन आ गई थी कि 2 दाने सोने के बदले 1 दाना अनाज का नहीं मिल रहा था। 3 पॉइंट इसके याद रख लेना। अमीर सिसोदिया ने सिंगोली के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को हराया, यह किस जिले में? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। यह अमीर सिसोदिया 1326 में मेवाड़ में वापिस, क्योंकि 1303 में जैसे ही रावल शाखा समाप्त होती है एक बार मेवाड़ किसके हाथ लग जाता है? मुसलमानों के हाथ लग जाता है, यानी मुस्लिम इस्लाम धर्म के नाम लग जाता है। लेकिन फिर कोशिश करके कैसे न कैसे करके अमीर सिसोदिया 1326 में वापस अपनी शक्ति जुटाते हैं और मेवाड़ पे सिसोदिया वंश की नींव डालते हैं, क्योंकि सिसोदा ग्राम की ठिकाना होता है इनके पास, इसलिए सिसोदिया का। तो सिंगोली का युद्ध हुआ था 1336 में। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली सुल्तान था, उसने आक्रमण किया। ये बांसवाड़ा केंद्र है। जीता कौन? अमीर सिसोदिया। मैंने कह दिया अलाउद्दीन खिलजी एक ही जीतता है राजस्थान के राजाओं से, उसके बाद में कोई नहीं जीतता। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी बनाने वाला शासक आ गया जेतर सिंह। आहड़ को अल्लट, नागदा को बप्पा रावल, ये सारी चीजें याद रखना। चावंड को महाराणा प्रताप। राणा हमीर ने मेवाड़ में सिसोदिया वंश की नींव कब डाली? 1326 में। ये राणा हमीर 1326 में गद्दी पर बैठा और 1364 तक रहा था, इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आगे बता दूंगा मैं। 1336 में सिंगोली का युद्ध लड़ा इसने। मेवाड़ का उदारक किस शासक को कहा जाता है? आ गया ना, मेवाड़ का उदारक कहते हैं अमीर सिसोदिया को। क्यों कहते हैं वही बता दिया कि 1303 से लेकर 1326 के बीच या मुस्लिम आक्रांतों से मेवाड़ फंसा रहा, इसने शक्ति जुटाकर और वापिस सिसोदिया वंश की नींव डाली, इसलिए ये मेवाड़ का उदारक हो गया अमीर सिसोदिया। इस शासक को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में न घबराने वाला। और ये कौन था? ये था हमीर। विषम परिस्थितियां थी, मुस्लिम राज था, फिर भी ये घबराया नहीं और इसने सिसोदिया वंश की नींव डाली। ये किस बात में लिखी है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? महाराणा लाखा मेवाड़ के शासक कब बने? 1382 में। कब बने थे? 1382 में महाराणा लाखा, लक्ष्य सिंह जिसको कहते हैं, ये लक्ष्य सिंह बड़ा ही लकी था, लक्ष्य सिंह लक्की। इसके काल में पिछोला जेल का निर्माण करवाया गया। इसके काल में जावर में चांदी की खान निकली। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इतना देखो, इतना 80 साल का उस समय बताते हैं कि रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई दे दी, किस शर्त पे? कि इसका राजा जो अगला पुत्र जन्म होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा, वो मोक्कल बना। इतना लकी से ऊपर लकी क्या हो सकता है? चांदी इसके काल में, कि पानी की झील इसके काल में बनी और शादी इसके काल में बुढ़ा होने के बाद बनी। लाखा की पत्नी हंसाबाई किसकी बहन थी? तो लाखा की पत्नी हंसाबाई राव रणमल की बहन थी। किसकी? रणमल की बहन थी और राव चूड़ा की पुत्री थी। राव चूड़ा की पुत्री, रणमल की बहन। ठीक है, ये याद रखना। मोक्कल की दादी बन गई। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं कुंवर चूड़ा को। मेवाड़ के राणा लाखा के पुत्र थे कुंवर चूड़ा, क्योंकि इन्होंने जब लाखा, ये जो रणमल है ना, रणमल की बहन थी हंसाबाई, उसकी शादी तो होनी थी इस कुंवर चूड़ा से, लेकिन दुर्भाग्य से वो नारियल वगैरह दिया जाता है ना, वो किसके हाथ में चला गया? लाखा के। तो लाखा के चला गया, तो अब शादी लाखा से होनी थी। तो रणमल ने शर्त रखी कि हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा। अब ये शर्त पता लगी चूड़ा को, ये ज्येष्ठ पुत्र था, इसने अपने पिता के लिए कहते तू शादी कर, कोई नहीं, तू मरने वाला है, तू शादी कर, मैं कोई और देखता हूं। तो कुंवर चूड़ा ने विषम प्रतिज्ञा ली कि मैं न तो शादी करूंगा, बाद में कर ली पता नहीं, लेकिन और न ही राजगद्दी प्राप्त होगा, बल्कि आप जिसको राजा बनाओगे मैं उसका संरक्षक बनूंगा। इसलिए राजस्थान का भीष्म पितामह है।
14वीं शताब्दी में किस शासक के समय जावर में चांदी व जस्ते सोने की खाने के लिए, सोना तो नहीं निकला, जस्ते की खाने के लिए, शीशा जस्ता की खाने के लिए, ये सोना गलत है, सोना तो मतलब ही नहीं है, आनंदपुरा भूकिया याद रखना सोने का, तो यहाँ लगाना शीशा जस्ता, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना शीशा जस्ता के साथ चांदी निकलती है, जिसको हम कौन सा अयस्क कहते हैं, गेलेना अयस्क कहते हैं। तो वो कौन सी खान, जावर। तो यहाँ शासक कौन थे, राणा लाखा। राणा लाखा के काल में किस झील का निर्माण उदयपुर में एक पिच्छू छित्तर नामक बंजारे ने, चिड़ीमार बंजारे ने अपनी बेल की स्मृति में करवाया था? तो वो कौन है, पिछोला झील है। और पिछोला झील के किनारे कौन सा चबूतरा बना है, नटनी का चबूतरा बना हुआ है। इसी झील के अंदर पहली सौर नाव भी चलाई गई थी। फतेह सागर झील के किनारे सौर वेधशाला स्थित है। राणा लाखा व रणमल की बहन हंसाबाई का पुत्र कौन था? तो शर्त थी कि लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो मेवाड़ का शासक बनेगा, वो बना मोक्कल। राणा मोक्कल के बारे में असत्य कथन बताओ। ये पॉइंट नोट कर लेना, भी मैं स्पेशल इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करवा रहा हूं। 1421 में मेवाड़ के शासक बने थे, बिल्कुल। चूड़ा संरक्षक बना, मैंने कहा था ना कि भीष्म पितामह, उसने कहा मैं जो राजा बनेगा ना उसका संरक्षक बनूंगा, लेकिन हंसाबाई को ये शक होने लगा कहीं ये राजा नहीं बन जाए, इसलिए चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। मांडू कहाँ पे है, मालवा के अंदर, मालवा मांडू। 1433 में मोक्कल की हत्या चाचा मेहरा व महपा पंवार ने कर दी, बिल्कुल सही है। मोक्कल रणमल की पत्नी हंसाबाई का पुत्र था, ये असत्य है, रणमल की बहन थी न कि पत्नी। तो 4 नंबर गलत हो गया। राणा कुंभा, अब देखो शासकों का क्रम देखें तो लाखा आए, लाखा के बाद मोक्कल आए, और मोक्कल के पुत्र आए महाना कुंभा। बड़े खतरनाक थे, क्योंकि मोक्कल की जैसे ही हत्या हुई, कुंभा बड़े ताकतवर शासक थे। राजस्थान में स्थापत्य के कला के जनक, राजस्थान के इतिहास के युग पुरुष कहते हैं। बहुत इन्होंने नाम कमाया, प्रसिद्धि, क्या उपाधि, क्या स्थापत्य कला, क्या ग्रंथ, क्या कहीं युद्ध किया, सब में इनकी चली। महाना कुंभा का शासनकाल 1433 से 1438, इनका जन्म 1423 चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ था। पिता मोक्कल थे, माता सौभाग्यवती। कहते हैं कि सौभाग्य है जो वती, जो माता जिसने महाना कुंभा जैसे वीर पुरुष को जन्म दिया। 1433 से 1468 इसका काल रहा। कुंभा ने किस युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को हराया था? बड़ा शानदार प्रश्न है। महमूद खिलजी प्रथम को हराया था तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में। और इस युद्ध के बाद कुंभा ने देखो कोई जश्न नहीं बनाया, बल्कि कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया, जो आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, जेके व्हाइट सीमेंट का प्रतीक चिन्ह विजय स्तंभ। 9 मंजिला है, पूरे के पूरे कितने मंजिला, 9 मंजिला है। इसके जो शिल्पकार हैं वो जेता, पोमा, नापा, ये है। ठीक है, ये प्रश्न हम पढ़ते हैं। वैसे राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है ये। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, 3री और 8वीं मंजिल पर अल्लाह का नाम भी लिखा हुआ है। तो बहुत ही शानदार ये है। हम कला संस्कृति में इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे भाई। कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना? कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना? मारवाड़ से मंडोर कब छीना? 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर कब छीना? और आपको पता है जब छीना उस समय जोधपुर के शासक राव जोधा थे। अभी वन रक्षक में क्वेश्चन आया है, शायद वन रक्षक में, हाँ, कि जोधा ने किस लोक देवता की सहायता से मेवाड़ से मंडोर को मुक्त करवाया था? हड़बू जी के सहयोग से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। राव जोधा और कुंभा के बीच 1453 में एक संधि होती है जिसका नाम होता है आवल बावल की संधि। इसकी मध्यस्थता करती है कुंभा की तो होती है दादी, कौन सी? हंसाबाई। कौन है? कौन सी बाई? हंसाबाई ये मध्यस्थता करवाती है। और रणमल का पुत्र हो गया जोधा, तो रणमल की बहन थी, रणमल की बहन थी तो जोधा की होगी बुआ। ठीक है, मध्यस्थता हंसाबाई ने की और केंद्र बिंदु रखा सोजत पाली। और इसी समझौते के तहत जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। बहुत सारी कहानियां भी, इतनी बताऊंगा मैं, ज्यादा बहुत ज्यादा हो जाएगी। किस मारवाड़ शासक ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया? तो बता दिया, किसने? राव जोधा ने। कुंभा के विरुद्ध 1456 में मालवा और गुजरात के शासकों के बीच चंपानेर की संधि हुई थी। चंपानेर गुजरात में है। कुंभा को हराने के लिए 1456 में हुई थी। और ये प्रश्न आता ही आता है, मालवा और गुजरात। अब मालवा के शासक कौन थे और गुजरात के शासक कौन थे, ये पॉइंट नोट कर लेना। तो
मालवा के थे महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के थे कुतुबुद्दीन। ये पॉइंट पेपर में आ सकते हैं। किसके अनुसार कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता माना जाता है? हम पढ़ते हैं 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता, इसलिए तो ये स्थापत्य कला का जनक है, जिसमें खास करके आपका चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, हालांकि चित्तौड़गढ़ पहले बना था, दोबारा निर्माण करवाया, अचलगढ़ का निर्माण करवाया, बदनौर का किला हो गया, माउंट आबू का किला हो गया, कुंभलगढ़ का किला, बड़े बड़े दुर्गों का निर्माण। तो ये कौन कहता है? श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 82 दुर्गों का निर्माता अकेला कुंभा था। कुंभा द्वारा निर्मित कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, ये प्रश्न अभी आया वन रक्षक में, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कि मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़। किसका? कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ जिसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है, प्रकोटा, जिसे भारत की महान दीवार कहते हैं, 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल कहते हैं कि कुंभलगढ़ इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। अब बहुत लंबा, देखो बहुत सारी बातें हैं, पर एक वीडियो में मैं यहाँ आपको इतनी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम की मर्यादा है। कुंभा ने किस दुर्ग में कुंभ स्वामी व सिंगार चंवरी मंदिर का निर्माण किया? अभी पेपर में आया हर एक अपडेट से, इसलिए तो शाम 9 बजे की हमारी राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास होती है ना, उसमें अब पेपर चल रहे हैं, वन रक्षक में पूछे गए क्वेश्चन, ताकि पता लग जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पेपर में क्या आ रहा है। कुंभ स्वामी और सिंगार चंवरी का निर्माण करवाया था किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। किसमें? हालांकि सिंगार चंवरी देखो बहुत शानदार है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभ स्वामी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये दोनों ही प्रश्न आते हैं पेपर में। किस शासक ने जयदेव के गीत गोविंद टीका में गुहिलोत नागर ब्राह्मण व देत की संतान स्वीकार किया? लो बोलो, प्रश्न आ गया अभी, की संतान है स्वीकार किया है। तो किस शासक ने जयदेव की गीत गोविंद, आपको पता है जयदेव की गीत गोविंद पर टीका लिखी थी कुंभा ने, उसमें इसने कहा कि जो गुहिलोत का मतलब गुहिल है वो नागर ब्राह्मण गोदेत की संतान है, इसने भी कहा, और वहां पे भी हीराचंद ओझा भी, ये गोपीनाथ शर्मा भी ये कहते हैं, तो ये कुंभा ने। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के लेखक कौन है? कान्हा व्यास। एकलिंग महात्म्य कान्हा व्यास। कई बार पेपर में एकलिंग महात्म्य कुंभा भी आ जाता है, अगर ऑप्शन में कान्हा व्यास ने तो कुंभा करना, क्योंकि एक भाग था उसका निर्माण कुंभा ने किया था। इसमें कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी? देखो कितना शानदार प्रश्न है। कुंभा ने किन ग्रंथों पर टीका लिखी? देखो संगीत राज सूड प्रबंध तो इसके ग्रंथ थे, संगीत मीमांसा चंडी शतक की तो इसने व्याख्या की थी, और गीत गोविंद संगीत रत्नाकर, ये पॉइंट है, गीत गोविंद संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी, ये ध्यान रखना। निम्न में से किस ग्रंथ की व्याख्या कुंभा ने की थी? तो चंडी शतक की व्याख्या की थी। किसकी? चंडी शतक की व्याख्या कुंभा ने की थी। और कुंभा के काल में अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की? अत्रि व महेश ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, याद रखना, कीर्ति स्तंभ अलग है, एक 7 मंजिला, ये प्रशस्ति है जो विजय स्तंभ की 9वीं मंजिल पर स्थित है, जिसके रचयिता अत्रि व महेश है। कौन है? अत्रि व महेश है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना। इस क्लास में मैं 64% देख रहा हूं, क्योंकि अध्याय नंबर 1 बहुत बड़ा है, बाकी मेवाड़ वंश एक और वीडियो आएगा, उसके बाद में मारवाड़, बीकानेर के चौहान, पूरे स्पॉट के अंदर इतने प्रश्न है, मैं कहता हूं हिस्ट्री पूरी कंप्लीट होती जाएगी साथ साथ में, मुख्य। तो ये निरंतर अध्ययन करना। और हमारी जो नानक क्लासेज ऐप, एक तो ध्यान रखना हमारी बुक बाजार में है, राजस्थान करंट अफेयर्स की ऑब्जेक्टिव जनवरी से अक्टूबर, आप ये बुक जरूर खरीदें। ऑफलाइन और ऑनलाइन सुविधा आपको टेलीग्राम पे एक नंबर दिए हुए हैं, उस पर 110 रुपये में घर बैठे कहीं भी ऑल राजस्थान पहुंच सकती है, और ऑफलाइन इसकी चार्जेस 90 से 100 रुपये है। तो ये बुक जरूर खरीदें। सेकंड ग्रेड CIT रीट सब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सादे और वन रक्षक वाले पेपर में आपने देख लिया होगा, सीधे क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। इसके अलावा जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं, जरूर करें। RPSC सेकंड ग्रेड का समय आपके पास बहुत कम है, इसलिए हमने मॉडल पेपर की शुरुआत की है, ताकि आपकी तैयारी को परखा जा सके। ये प्रश्न पत्र है, 15 मॉडल पेपर महज 199 रुपये में मिलेंगे। इसकी PDF भी इसमें 7 पेपरों की मिलती जाएगी, बहुत ही शानदार है। आप जरूर इसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलते। आप 100-200 रुपये के चक्कर में पूरा समय व्यतीत करते हो। आप तैयारी बहुत अच्छे कर रहे हो, देखो मर्जी आपकी लेना न लेना, तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन आप एक बार मॉडल पेपर जरूर लें, ताकि कहाँ गलती रह रही है, क्योंकि कई बार हम इतनी तैयारी करके जाते हैं पेपर तक हैंडल नहीं कर पाते। और जो PTI के विद्यार्थी है सेकंड ग्रेड के, उनके लिए भी मॉडल पेपर चल रहे हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड ये करंट अफेयर्स नानक क्लासेज राजस्थान की 99 रुपये की करंट अफेयर्स है, जनवरी से दिसंबर, हर महीने की PDF है इसमें, और दिसंबर तक डाटा मिलेगा, 1 साल वैलिडिटी होगी। हर रोज का सुबह का करंट भी इसमें अब रोज मिलेगा, तो निरंतर अध्ययन करना है। इसके अलावा ये तो आपको टेस्ट सीरीज लेनी है,
मैं आपके साथ लगातार मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरे से दुगनी मेहनत करो, आपको सफलता मिलेगी। जिस विद्यार्थी ने अब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं लिए, ये जरूर लेना, ताकि ये लेने के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाए। और जिला दर्शन की सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।